हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुणेश अवस्थी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज जो टॉपिक है वो हाई स्कूल के लिए है, मतलब आप लोगों के लिए है, और जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल के बारे में पेपर में क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन पूरा 7 नंबर में आएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था एथिल अल्कोहल के बारे में, वो भी हमने पूरा डिटेल से पढ़ाया है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन इससे बनता है तो आपका छूटकर नहीं जाएगा, ये आप ऐसा मान के चलिए। तो यूट्यूब पर तो वीडियो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हमारे वीडियो सबसे अलग हैं। हालांकि हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे वीडियो सबसे अच्छे हैं, लेकिन सबसे अलग मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल के बारे में पहले हम प्रारंभिक जानकारी लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा एसिटिक एसिड होता है, इसका अणुसूत्र कह सकते हैं, या हम इसका फार्मूला कह सकते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? CH3COOH हो जाएगा। और इसका अगर हम संरचना सूत्र देखें तो संरचना सूत्र क्या हो जाएगा? इसका संरचना सूत्र इस तरीके से हम इसका ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा कार्बन है, यहाँ पर OH आ जाएगा, या इसे आप ऐसे कह सकते हैं OH कर सकते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो ये हमारा संरचना सूत्र हो गया किसका? एसिटिक एसिड का। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा OH ग्रुप है, कौन सा OH ग्रुप है, ठीक है, वो कहाँ पर जुड़ा है? वो हम देख रहे हैं, वो हमारे सेचुरेटेड कार्बन से जुड़ा है। सेचुरेटेड कार्बन एटम से जुड़ा है, कार्बन एटम से ऐड है। कहाँ से जुड़ा है? कार्बन एटम से। और कार्बन एटम कैसा है? सेचुरेटेड कार्बन है। सेचुरेटेड कार्बन किसे कहेंगे? मतलब ऐसा कार्बन जिसमें क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। ऐसा कार्बन जिसमें क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, वो सेचुरेटेड हाइड्रोजन मतलब कार्बन कहलाएगा। इसका अगर हम IUPAC नाम की बात करते हैं, इसके IUPAC नेम की अगर हम बात करते हैं, IUPAC नेम की बात करते हैं, इसके IUPAC नाम की बात करते हैं, तो इसमें हम इसका सूत्र क्या है? CH3COOH, अर्थात इसमें 2 कार्बन है और इसमें जो हमारा क्रियात्मक समूह है वो OH है। तो इसके OH वाले क्रियात्मक समूह के लिए हम क्या करते हैं? इसका भी जब हम मतलब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो जो COOH का कार्बन है, इसे भी हम कार्बन चेन में ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए एथेन हो जाएगा। एथेन की हम E हटाकर क्या कर देंगे? इसमें ओइक एसिड ऐड कर देते हैं, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाता है? एथेनोइक एसिड हो जाता है। अगर हम इसके अणुभार की बात करें, किसकी बात करें? अणुभार की बात करें, तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा? कार्बन 12 होता है, तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, तो हम 4 से गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो ये हो गया 16 दूनी 32, ये हो गया 4 एकम 4, ये हो गया 24, कुल मिलाकर ये हो गया 60। तो इसका अणुभार कितना आता है? इसका अणुभार होता है 60। तो ये कुछ प्रारंभिक जानकारी थी एसिटिक एसिड के बारे में। और एसिटिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल भाषा में, या हम कह सकते हैं 8 से 10% का जो एसिटिक एसिड का विलयन होता है, क्या होता है बच्चों? विलयन होता है। इसे हम लोग सिरका के नाम से जानते हैं। गांव देहात में इसे छिरका बोला जाता है। गांव देहात में क्या बोलते हैं? इसे छिरका बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये छिरका हो गया, मतलब 8 से 10% का जो जलीय विलयन होगा वो छिरका कहलाएगा। तो अब हम आगे इसकी बनाने की विधि देखेंगे। तो अब हम इसकी बनाने की विधि देखते हैं, मतलब एसिटिक एसिड को कैसे बनाया जा सकता है। तो एसिटिक एसिड बनाने की तो बहुत विधियां हैं, लेकिन जो आपके लेवल की हैं, अर्थात आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो जैसे एथिल एल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे? एथिल एल्कोहल से बनाएंगे। तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? CH3CH2OH, ये हो गया आपका एथिल एल्कोहल। और इसका हमें करना है ऑक्सीडेशन। क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है। किसकी उपस्थिति में करना है? KMnO4 की उपस्थिति में करना है।
तो जो एथेनॉल है, मतलब एथिल अल्कोहल को हम लोग एथेनॉल भी कहते हैं, एथेनॉल भी कहते हैं। तो एथेनॉल जो होगा वो CH3CHO में चेंज हो जाएगा। काहे में चेंज हो गया? CH3CHO में चेंज हो गया। इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। क्या नाम है बच्चों इसका? इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। फिर जब हम एसीटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीकरण करते हैं, तो ये क्या बना लेगा? CH3COOH बना लेगा। और CH3COOH या हम लोगों का क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। तो लिखेंगे कैसे? जब एथिल अल्कोहल का KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो एसीटल्डिहाइड बनता है, और जब बने हुए एसीटल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। दूसरी बनाने की भी देखते हैं। हम डायरेक्ट एसीटल्डिहाइड से बना सकते हैं, डायरेक्ट एसीटल्डिहाइड से भी इसे तैयार कर सकते हैं। क्या करना होगा? एथिल जो आपका हमारा एसीटल्डिहाइड होता है यानी कि CH3CHO, ये एसीटल्डिहाइड है और इसे हम लोग मेथेनल भी कहते हैं, सॉरी इसे हम लोग एथेनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब हम आप लोगों को IUPAC पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे इसे क्या कहते हैं। एथेनॉल भी एथेनल भी कहते हैं। अब एथेनल का क्या करना है? एथेनल का करना है ऑक्सीडेशन। किसकी उपस्थिति में करना है? एथेनॉल का ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में करना है। तो क्या बन जाएगा? CH3COOH अर्थात हमारा बन गया एसिटिक एसिड। इसे कैसे लिखेंगे? तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, एसीटल्डिहाइड अर्थात एथेनॉल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, H2SO4 मतलब यहाँ पर एक अम्ल का काम कर रहा है। तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एसीटल्डिहाइड अर्थात एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये दो बनाने की विधियां थी जो आपके लेवल की हैं, अर्थात आपके हिसाब से इम्पॉर्टेंट है बनाने की विधि। अब इसके हम गुण की बात करेंगे। अब क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? इसके पढ़ रहे हैं भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण हम आपको मतलब यहाँ बोर्ड पर लिखेंगे तो नहीं, लेकिन धीमे धीमे बोल रहे हैं ताकि आप लिख लें। तो इसका पहला भौतिक गुण हो जाएगा, यह जल से भारी है। कैसा है? जल से भारी है। तो आप कह सकते हैं, हमने थोड़ा सा लिख दिया, जल से भारी है। दूसरा हो जाएगा कि यह ठंड के दिनों में, ठीक है, यह ठंडी के दिनों में 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर जम जाता है, ठीक। तब इसे हम जब जम जाएगा तब इसे हम क्या बोलेंगे? तब इसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? यह जल और ईथर और आप कह सकते हो एथेनॉल, जल ईथर एथेनॉल में क्या है? विलय। कैसा है? ये विलय है, ठीक है। और ये तीन मतलब जल से भारी है, 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जम जाता है, तब इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। जल और ईथर एथेनॉल में कैसा होता है? विलय होता है। और इसका जो 8 से 10% का सल्यूशन होता है, 8 से 10% का जो विलयन होता है, जैसा कि ऊपर ही बताया था, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग सिरका कहते हैं, जिसे गांव देहात में छिरका के नाम से जानते हैं। और इसका उपयोग क्या करते हैं? भोजन आदि के साथ करते हैं, भोजन, ठीक है, भोजन बनाने में करते हैं। और तुम लोगों ने देखा होगा कि जो हम बनाए जाते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, इसका उपयोग बहुत है। मतलब इसका उपयोग आपने देखे होंगे, वो न्यूडल्स टाइप के नहीं होते हैं, उन्हें बनाने आदि में किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो 8 से 10% का जो विलयन होता है वो छिरका कहलाता है। मतलब छिरका कहते हैं, गांव देहात में जिसे छिरके के नाम से जानते हैं। इसका यूज भोजन के साथ करते हैं और चाउमीन आदि बनाने में करते हैं, ठीक है, चाउमीन आदि बनाने में किया जाता है। और अगला इसका प्रयोग भौतिक गुण क्या हो सकता है?
अगला हो सकता है कि इसकी में एक तीव्र गंध आती है, ठीक है। इसकी गंध कैसी होती है? तीव्र गंध होती है। और ये संक्षारित प्रकृति का होता है। संक्षारित प्रकृति का मतलब ये है कि जब इसे ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाता है तो पेट आदि में क्या करने लगता है? ये जलन उत्पन्न कर देता है। तो ये कुछ भौतिक गुण थे। अब हम इसके रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे। तो अब हम इसके क्या देखते हैं? रासायनिक गुण देखते हैं। तो रासायनिक गुण क्या होते हैं? मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज पेपर के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है और बच्चे यहाँ आकर अक्सर क्या कर जाते हैं? मात खा जाते हैं, मतलब यहाँ पर दिक्कतें कर देते हैं। तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में अगर विदाउट रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ना गलत होगा, क्योंकि केमिस्ट्री के सिलेबस में यानी कि केमिस्ट्री में बगैर रिएक्शन आप ऐसा कह सकते हैं कुछ भी नहीं है। तो जहाँ रिएक्शन की आवश्यकता होती है केमिस्ट्री वाले पोर्शन में, तो वहाँ आपको रिएक्शन लिखनी है। और रिएक्शन कैसी लिखनी होगी? रिएक्शन बैलेंस लिखनी होगी। अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है, ठीक है। टीचर के द्वारा जो भी आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, जो भी मार्गदर्शन किया जा रहा है, उसे आप बार बार रिपीट कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को संतुलित करना सीख जाएंगे। जैसे यहाँ थोड़ा बहुत आज यहाँ भी बताएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर मेन फोकस क्या देना है? इसके रासायनिक गुणों को मेन फोकस देना है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए रासायनिक गुण होगा, वो मेरे हिसाब से सिमिट अपक्रिया, जिसे स्मिट अपक्रिया कहते हैं, सिमिट अपक्रिया, ठीक। तो सिमिट अपक्रिया में क्या होगा? एसिटिक एसिड की यानी कि CH3COOH की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ यानी कि N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CH3NH2 प्लस CO2 और प्लस N2। तो CH3NH2 क्या बना? CH3 को तो हम लोग मेथिल कहते हैं, NH2 को अमीन कहते हैं, यानी कि मेथिल अमीन बन गया। और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, N2 भी क्या है? गैस है। ये हमारा क्या है? हाइड्रोजोइक एसिड है, हाइड्रोजोइक एसिड है, ठीक। तो इसमें लिखेंगे कैसे? एसिटिक अम्ल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर जो कंपोनेंट बनता है वो क्या होगा? मेथिल अमीन होगा। इसलिए इस क्रिया को क्या बोलते हैं? मेथिल अमीन कहते हैं। दूसरा रासायनिक गुण देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। किससे क्रिया करवानी है? सोडियम कार्बोनेट से क्रिया, ठीक। तो सोडियम कार्बोनेट से इसकी क्रिया करवाएंगे, यानी कि CH3COOH। अब सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3 होता है। तो Na2CO3 के साथ जब इसके रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CH3COO बन जाएगा। क्या बन गया? CH3COO बन गया। इसका नाम क्या होगा? सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? सोडियम एसीटेट है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें रिएक्शन को संतुलित करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें रिएक्शन को क्या करना है? संतुलित करना है। तो यहाँ पर यानी कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। ऐसा करने के साथ यहाँ पर हमें 2 लगाने होंगे। साथ में देखो क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और साथ में H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? कोई भी रासायनिक अपक्रिया संतुलित कर सकते हैं। तो देखो अगर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? सोडियम एसीटेट की क्रिया मतलब एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट यानी कि धावन सोडा के साथ जब कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जल बनता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट से क्रिया हो गई। अब हम इसका तीसरा रासायनिक गुण देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया। सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। तो जब हम ये हमारा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, अर्थात जिसे हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी जब हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ से देखो सोडियम एसिटिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट
और यहाँ पर इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। अब हमें क्या करना होता है, रिएक्शन के पीछे मतलब एरो के पीछे एंड एरो के आगे, यानी कि आप कह सकते हैं अभिकारक वाली साइड में, मतलब यहाँ पर केवल हम समझा रहे हैं, क्रिया तो हो गई, अभिकारक वाली साइड में और एरो के आगे यानी कि उत्पाद वाली साइड में। अगर अभिकारक एंड उत्पाद किसी भी रूप में हैं, अगर वो बराबर है यानी कि R के बराबर P है, यानी R रिएक्टेंट, P का मतलब प्रोडक्ट, यानी R इक्वल टू P है, तो हमारी समीकरण कैसी है, संतुलित है। तो यहाँ पर देखो कार्बन कितने आ रहे हैं, कुल 1 और 2 आ रहा है, यहाँ पर कार्बन 1 और 2 आ रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 3, 1 4, 1 5 आ रहे हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 और 2 5 आ रहे हैं। यहाँ पर सोडियम मतलब यानी कि सोडियम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो बराबर है। यहाँ पर ऑक्सीजन 3, 2 5 आ रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन उधर 5 है, इधर 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि हमारी समीकरण कैसी है, संतुलित है। तो ये हमारा तीसरा रासायनिक गुण हो गया। कैसा हो गया, तीसरा रासायनिक गुण। तो इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखने के लिए क्या होगा, एसिटिक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा के साथ जब इसे हम गर्म करते हैं या क्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। इसके बाद इसके और भी रासायनिक गुण हैं, जैसे इसका रासायनिक गुण एक और है एस्टरीकरण अभिक्रिया। कौन सा है, एस्टरीकरण अभिक्रिया। डाल लो आप लोग भी, हेडिंग डाल लें, एस्टरीकरण अभिक्रिया। ठीक है, एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाई स्कूल लेवल में ये 2 जगह पढ़ी जाती है। जब हम लोग एथिल अल्कोहल पढ़ते हैं तब भी एस्टरीकरण अभिक्रिया पढ़ते हैं, जब हम लोग एस्टिक अम्ल पढ़ते हैं तब भी हम क्या करते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा, जो मतलब CH3COOH एस्टिक एसिड हो गया की अभिक्रिया हमें किसके साथ करानी है, C2H5OH के साथ, अर्थात एथिल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल के साथ करानी है। किसकी उपस्थिति में करानी होती है, तो हमें करानी होती है कांग H2SO4 यानी कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH3COO और C2H5 और साथ में क्या निकल गया, H2O। ये जो CH3COO C2H5 बना ये हमारा है एथिल एसीटेट। C2H5 को एथिल बोलते हैं और CH3COO को हम लोग एसीटेट बोलते हैं। तो देखो इसे हम लिखेंगे कैसे, जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है और साथ में जल बनता है। जो एथिल एसीटेट बना ये क्या है, एक प्रकार का एस्टर होता है, अर्थात एस्टर बन रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया कह देते हैं। एस्टर क्या है, एस्टर ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो क्या होते हैं, मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनका उपयोग इत्र यानी कि परफ्यूम बनाने में और स्वाद आदि बढ़ाने में किया जाता है, अर्थात ये मीठी गंध वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो इसके हमने आपको 4 रासायनिक गुण पढ़ा है, और भी इसके रासायनिक गुण हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए यानी कि आपकी दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण हैं वो हमने आपको पढ़ा दिए हैं। तो अब इसके क्या बचे हैं, अब इसके बचे हैं उपयोग। क्या बचे हैं, इसके उपयोग बचे हैं। तो उपयोग में देखो क्या होगा, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि अगर हमें किसी भी यौगिक का अगर बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोग बूझ रहा हो तो हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर कोई भी उपयोग ज्ञात नहीं है, कोई भी उपयोग ज्ञात नहीं है यानी कि याद नहीं है, तो आप कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाने में, विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाने में। तो इसका पहला उपयोग क्या हो जाएगा, अभिकार मतलब अभिक्रिया, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हो जाएगा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हो जाएगा। और विभिन्न प्रकार के यौगिक जैसे आप एथिल एसीटेट बना सकते हैं इससे, ठीक है, आदि बनाने में किया जाता है। और इसका उपयोग छिड़का आदि बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ में किया जाता है, छिड़का आदि बनाने में किया जाता है। इसका परफ्यूम मतलब इत्र आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब इसके क्या हैं, उपयोग है। उपयोग क्या होते हैं, नॉर्मल उपयोग है इसके, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। तो हमें आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।